चुनावी महादंगल 2019 आ गया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा संग्राम। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन होगा किंग मेकर? कांग्रेस के हाथ आएगी सत्ता या फिर भाजपा बचाएगी कुर्सी? क्या नोटबंदी जीएसटी का पड़ेगा असर या फिर राष्ट्रवाद रहेगा हावी? देखिए 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ INA 24 न्यूज पर सलीम रहमान के साथ। नमस्कार, मैं सलीम रहमान। देश का सबसे बड़ा चुनावी महादंगल 2019 बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए बात कर रहे हम भारत का सेंटर नागपुर और देश का सबसे बड़ा कद्दावर नेता जिसे माना जा रहा है नितिन गडकरी के शहर से हम बात कर रहे हैं। और BSP पार्टी मायावती पूरे महाराष्ट्र प्रदेश भर पे सीट लड़ा रही हैं और नितिन गडकरी के सामने जो दांव खेला है मायावती ने, वो अपने वर्तमान नगर सेवक मोहम्मद जमाल को हाथी पे बिठाकर नागपुर पे घुमाने वाली है। मोहम्मद जमाल ये वो हैं जिन्होंने 2004 पे BSP ज्वाइन की और राजनीति की शुरुआत की। 2007 पे चुनावी मैदान पे आए, 2012 पे उनकी पत्नी मैदान पे थी और 2017 पे वार्ड नंबर 7 से विजय रथ हासिल करने के बाद हाथी में बैठकर नागपुर NMC तक पहुंच गए। और अब विधानसभा नहीं, सीधे मायावती ने अपने प्रत्याशी को, अपने नगर सेवक को नितिन गडकरी के खिलाफ खड़े कर दिया है। मेरे साथ मोहम्मद जमाल मौजूद है। जमाल जी, सबसे पहले चुनावी महादंगल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे और इस महादंगल को नॉर्मल दंगल हम बना दे, यही उम्मीद हम करते हैं। लगता है आपको कि नॉर्मल दंगल बनेगा ये? जी बिल्कुल बनेगा, क्योंकि नॉर्मल दंगल इसलिए भी बनेगा कि इसको जो हाई प्रोफाइल महादंगल का नाम दिया जा रहा है नागपुर लोकसभा को, दरअसल यहाँ की जो वास्तविकता है, मैं भले इस बात का मानने वाला हूँ कि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, लोकल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। ये राष्ट्रीय मुद्दों पे भी चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लोकल मुद्दे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में लोकल एक्टिविटी को प्रभावित किया है ये सरकार ने, जो केंद्र में बैठी हुई है, यहाँ के राज्य में बैठी हुई है, इन्होंने पूरा कंट्रोल में रखा लोकल मुद्दों को। तो उससे जो जनता त्रस्त हुई है, उससे जो अधिकारीगण त्रस्त हुए हैं, उससे जो कारोबारी त्रस्त हुए हैं, ये सारे लोग त्रस्त हो गए। अब इनके पास एक ही उपाय बचा हुआ है कि इनको उखाड़ फेंकना। इसीलिए कहीं ना कहीं आप 39 नागपुर लोकसभा सीट के ऊपर प्रत्याशी देखते हो। नागपुर लोकसभा सीट के ऊपर 39 प्रत्याशी खड़े हैं। अभी 39 प्रत्याशी खड़े किसने किया? इसमें कांग्रेस का एक, BSP का है, 3 राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है। बाकी की जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, छोट भैया नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीधा उस तरफ इशारा करता है कि वर्तमान के जो मंत्री जी है, वर्तमान में जो सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, उनको कितना डर है। वो डर बता रहा है। ये बाकी के 37 जो भी 36 उम्मीदवार है, ये उनका डर बता रहा है। ये आपका जो इशारा है, कहीं ना कहीं इशारे पे लोगों ने भी इशारों में कहा है कि माँ बहन जी भी BJP का सपोर्ट कर रही हैं। जी, मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीना पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी। वो घटना घटने से पहले एक शायर ने शेर बोला था। मैं आपको राहत इंदौरी साहब का एक शेर बोल के बताऊंगा। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि सरहदों पे तनाव है क्या? सरहदों पे तनाव है क्या? जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? अब देखिए कितना प्यारा शेर बोला राहत इंदौरी साहब ने। अब मैं उसको थोड़ा सा मिक्स करता हूँ, आगे की लाइन 2 लाइन। सरहदों पे तनाव है क्या? जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? और दोनों दलों में घबराहट है, दोनों दलों में घबराहट है, तीसरे दल का दबाव है क्या? आई आपको बात समझ? कहीं दबाव बहुत जम के बहन जी ने बनाया हुआ है। और जो कहा जाता है फुआ भतीजे की अभी जोड़ी बनी है, समाजवादी पार्टी भी पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक साथ
मुट्ठी बन के चल रहे हैं, तो क्या लगता है ये मुट्ठी मजबूत रहेगी? अभी मैंने आपको जो शेर बोला हूँ ना, मैं उसको विस्तार पूर्वक बताता हूँ इसी बात को लेकर कि जैसे ही बहन जी ने अखिलेश जी से चुनावी समझौता किया, तालमेल बनाया, तो सबसे पहले कांग्रेस ने दाना डाला कि भैया हमको भी साथ में ले लो, हम भी आपके साथ चलने को तैयार है। बहन जी ने उनको मौका दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये मौका खो दिया। कांग्रेस पार्टी का काम था, विधानसभा के चुनाव थे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मान सम्मान से सीटें देने का। नहीं दी गई। बिल्कुल सीटें नहीं दी गई। बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ अकेले के दम पे चुनाव लड़ा, सीटें भी जीती, लेकिन हारी भी सीटें हमारी बहुत कम वोटों से ना। जो सीटें हारी वो भी कम वोटों से हारी। तो ये जो चीज़ें हैं कांग्रेस की, कांग्रेस क्या समझती है? कांग्रेस ये समझती है कि देश उनके बाप की बफौती है, देश की जनता उनके बाप की बफौती है, ये लोग तरस्त होकर इनके पास खुद ब खुद आ जाएंगे, तीसरा कोई ऑप्शन ये अपनाएंगे नहीं। ऐसी मानसिकता कांग्रेस की बनी हुई है। बुआ और भतीजे की जोड़ी बनी, बड़ी तकलीफ हुई बीजेपी वालों को, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो वो उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। अब उत्तर प्रदेश में अगर बुआ भतीजा साथ में हो गए तो ये सबको मालूम है, पूरी देश की जनता को मालूम है कि वहाँ परिणाम क्या आने वाला है। नहीं, दूसरी तरफ चलिए, उत्तर प्रदेश से अगर हटते हैं तो दूसरी निगाह तो सीधे महाराष्ट्र में होती है। और महाराष्ट्र की अगर हम नागपुर की बात करें तो जमाल जी, एक साधारण सी बात है कि ठीक है, आप बीएसपी पे है, मायावती के खेमे में है, कहीं ना कहीं आपके अंदर हिचक पैदा नहीं हुई या डर पैदा नहीं हुआ? आपके सामने नितिन गडकरी है, नाना पटोले, जिसको आज की डेट में कहा जा रहा है कि दोनों मगर हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न निर्माण कर दिया आपने। मगरमच्छ, मैं भी लोगों को ये बता रहा हूँ दोनों मगरमच्छ है। अब ये मगरमच्छ इंसानों के बीच में क्या कर रहे हैं भाई? एक ही तो इंसान आपके बीच में आया है। अब ये मगरमच्छ को आप पालना चाहते हैं जो आपके ऊपर कभी भी झपटा मार देगा, आपका खात्मा कर देगा, या एक इंसान को अपने बीच में रखना चाहते हैं जो आपकी समस्याओं को, आपके विषयों को संसद भवन के अंदर बड़े खूबसूरती के साथ उठाएगा? ये मगरमच्छ देश को खा रहे हैं, शहर को नहीं। नितिन गडकरी जो है ये एक सपनों का सौदागर है, इसके अपने खुद के सपने हैं। इनका दिमाग जो है 200 करोड़ रुपए का है, खुद बोलते हैं कि मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपए का है। आपका कितने का है? मेरा दिमाग देश के लिए है, देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है मैं दिमाग उसमें यूज़ करता हूँ। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि देश की आवाज़ उठाते हैं, देश के ऊपर मुद्दे उठाते हैं। तो आज देख लीजिए नितिन गडकरी के कार्य और भारत सरकार के नेतृत्व में जो काम किया है वो किसी मंत्री ने नहीं किया बीजेपी के। एक्चुअल में हमारे देश में जो विकास की परिभाषा है ना, वही बदली हुई है। रोड बनाना, ओवरब्रिज बना देना, मेट्रो ला देना, ये क्या देश के विकास की परिभाषा हो सकती है? नागपुर मेट्रो आई तो गलत है। बिल्कुल गलत है। आज नागपुर वाले मेट्रो से कितना त्रस्त है, पिछले 5 सालों से आप देख रहे हैं, 3 साल तो हो गए लगभग उसको। और जितनी हड़बड़ी के साथ उन्होंने मेट्रो के काम को एक पहला फेज चालू करवाया, अभी बंद कर दिया। सिर्फ इलेक्शन के पहले दिखाना था कि हमने चालू कर दी। लेकिन मुझे नहीं करती बीएसपी फिर इसके खिलाफ? जी, क्यों मोर्चे खड़े नहीं करती बीएसपी इसके खिलाफ? हम बिल्कुल करते हैं। हम वक्त वक्त पे हमारे स्टेटमेंट आते रहते हैं। मोर्चे खड़े करने से क्या होता है? जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद करने की ज़रूरत क्या है? जिन्होंने सोच लिया कि भैया मेरे को मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे बताइए आप, नागपुर शहर के अंदर आज हमारी जो बस चल रही है, आपली बस, उसके पहले ऑरेंज सिटी बस थी, उसके पहले राज्य सरकार की बस थी सिटी बस सेवा के अंदर, ये लोग घाटे में क्यों चली? इसका प्रमुख कारण मैं बताता हूँ। मैं पिछले 15 सालों से कारपोरेशन को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। भले मैं 2007 का चुनाव हार गया था, लेकिन 5 साल मैंने कारपोरेशन नहीं छोड़ी। ये चीज़ का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ ट्रैफिक नहीं है बस में चलने वाला। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फेरी लगती है वो सुबेरे की फेरी में ट्रैफिक रहता है, शाम की फेरी में ट्रैफिक रहता है, बीच की जितनी फेरियाँ होती है सारी खाली जाती है। इसमें जो डीजल का कंजप्शन होता है, ये कंजप्शन से सरकार का नुकसान होता है। राज्य सरकार ने जब अपना नुकसान देखी तो उन्होंने नागपुर महानगर पालिका को कहा कि आप लोग इसको अडॉप्ट कर लो। नागपुर महानगर पालिका ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, ये कहा कि हम अपने तरीके से अपनी बसेस चलाएंगे। नागपुर महानगर पालिका ने ऑरेंज सिटी को दिया काम, ऑरेंज सिटी बसेस चलाई। ऑरेंज सिटी बस चलाने के बाद ऑरेंज सिटी वालों का क्या हाल हुआ? उन्होंने केस डाल दिया कारपोरेशन के ऊपर। ये तो गडकरी जी बोल रहे हैं मैं बस ऐसी पैदा करूंगा 450 के डीजल से नहीं चलेगी वो। भाई जिस चीज़ से भी चलेगी उसका पैसा तो लगेगा ना।
और पैसा लगेगा तो पैसा देने वाला तो बैठना चाहिए ना उसमें। सुबह शाम बैठ जाएगा तो क्या इसका मतलब उसका पैसा निकल जा रहा क्या? हाथी उतार दीजिए ना पूरे शहर में। हाथी हाथी क्यों उतारेंगे भाई? हाथी जहां होना चाहिए वहीं होंगे। और जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो हाथी को सम्मान देंगे। हाथी तो चिन्ह है हमारा, बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रतीक है, कई धर्मों का प्रतीक है हाथी। इससे तकलीफ किसको होती है ये समझ में नहीं आता मुझे। आज आप देखोगे कि मुगलिया दौर था, मुगलिया दौर में ताजमहल बना, लाल किला बना, कुतुब मीनार बना। आज आप मुझे बताइए कुतुब मीनार की जरूरत क्या है? एक बड़ा खंबा खड़ा कर दिया गया, उस जमाने में कितनी लागत लगी होगी उसके ऊपर। एक ताजमहल बना दिया गया, इतना बड़ा, एक मुमताज की याद में इतना बड़ा ताजमहल बना दिया गया, क्या जरूरत थी? लाल किला इतना बड़ा बना दिया गया, क्या जरूरत थी? आज वहां कोई राजा महाराजा रह रहा है क्या? लेकिन वो एक प्रतीक है। आज उससे देश को कहीं ना कहीं आवक भी हो रही है। बाहर से सैलानी आते हैं, देश के सैलानी जाते हैं, वहाँ पैसा देकर एंट्री फीस लगती है, वो पैसा कब जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें काम की चीज़ें हैं, उस समय किसी की सोच में आई हुई। उसी तरीके से बहन जी की सोच में था कि हाथी जो है कई धर्मों का प्रतीक है, हमारा चुनाव चिन्ह है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का चुनाव चिन्ह। ये सबसे बड़ा विषय तो मैं तो यही कहूँगा कि इस देश का संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिसने इस देश को खूबसूरत सा संविधान दिया जिसको ये लोग लागू नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कैंची चला चला के उसके ऑपरेशन कर रहे हैं, उन महामानव का चुनावी प्रतीक है हाथी। और वो जो देश का संविधान लिखता है वो देश का गॉडफादर होता है। कौन होता है? गॉडफादर होता है, जिसे हम आम जबान में हिंदी भाषा में कहेंगे कि राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, हम राष्ट्रपिता किसके आगे लगाते हैं? आप देखिए, राष्ट्रपिता लगना चाहिए संविधान निर्माता जो होता है उसके लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हमारे यहाँ राष्ट्रपिता किसके लिए लगता है? लोगों को सम्मान मिल जाता है। जमाने पहले भारत रत्न, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलता, जिसने देश का संविधान लिखा। बाबा साहब के नाम की जय जयकार कर लो तो लोगों को बुरा लग जाता है, जबकि चलते उसी की लिखी हुई किताब के ऊपर। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, आज तक समझ में नहीं आई, अंबेडकर को मानने वाले हजार हैं, लाखों हैं, अंबेडकर की बात को लेकर एक पार्टी क्यों नहीं, अनेक दल क्यों? या फिर आप जब 2004 पे बीएसपी से जुड़े, बहन जी से जुड़े, तो बीएसपी ही पसंद क्यों आई? अनेक दल हैं, और अनेक दल हैं तो क्यों है, क्यों एक नहीं है? ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अंबेडकर को जो मान रही है पार्टियां, सब कहते हैं कि हम अंबेडकर को मानते हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। कब से ये हुआ? कब से बताइए आप मेरे को। आपको बताइए ना, कब से हुआ? मैं आपको ये बताता हूँ, ये हुआ है 89 के बाद, जब 84 में मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और इस देश के अंदर लहर दौड़ाई की हो सकता है अगर हम चाहे तो। जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती की छुट्टी नहीं थी जिस देश में, उसका आंदोलन करके छुट्टी मंजूर करने का काम डॉक्टर कांशीराम साहब ने किया। अब तब तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कौन सी पार्टी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेती थी इस देश के अंदर? कोई पार्टी थी? कोई पार्टी नहीं थी। 50 दल हैं, 50 पार्टी हैं। किसने बनाया? मजबूर किसने किया? क्यों क्यों मज- जब इतने मोहब्बत करते हैं अम्बेडकर से, एक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं है? दलितों की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है, और जो बाबा साहब के नाम से पार्टी चल रही है वो दलाली कर रही है। उसके पहले सारी पार्टी खत्म हो गई थी 84 के पहले। जब कांशीराम साहब ने देखा कि बाबा साहब का आंदोलन चलाने वाले कोई नहीं है, तब जाके उन्होंने निर्णय लिया कि नौकरी पानी छोड़कर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने एक ऐसा संगठन तैयार किया, ऐसा बेस रूट से ऐसा संगठन तैयार किया जो मजबूती के साथ इस देश में खड़ा हुआ। और उन्होंने पूरे देश के लोगों को मजबूर कर दिया, देश की पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर कर दिया कि बाबा साहब का नाम तुमको लेना पड़ेगा। और आज वही दिशा आपके सामने दिख रही है, दशा आपके सामने दिख रही है। रही बात बाकी जो बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब को नाम लेने वाली पार्टी है, मैं तो आपको सीधा कहूँगा कि ये सिर्फ चुनाव तक सीमित रहने वाली पार्टी है। चुनाव आता है तो बाबा साहब के नाम लेके पार्टियां बन जाती है, अम्बेडकर राइट पार्टी, वंचित आघाड़ी पार्टी। मैं वहीं आ रहा हूँ, ठीक है। इतनी पार्टी बन गई, मोहम्मद जमाल जो नगर सेवक है, ऑलरेडी रनिंग नागपुर एनएमसी में कब्जा मार के बैठे,
वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी आ जाती है, बीआरएसपी पार्टी डॉक्टर सुरेश माने की आ जाती है, और अनेक दल दलित और भीम की बात करने वाले, कोई कांग्रेस में समर्थन है, कोई बीजेपी में समर्थन है। इन सब के बीच में मोहम्मद जमाल नागपुर पे क्या नितिन गडकरी और नाना पटेलों को फेट कर पाएगा? देखिए, नितिन गडकरी और नाना पटोले का विषय मेरे पास बहुत बड़ा है। वंचित आघाड़ी हो, बीआरएसपी हो, अभी बीआरएसपी से मैं शुरू करता हूँ। बीआरएसपी के संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय माननीय सुरेश माने साहब, ये बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी रहे हुए, अनेक राज्यों के प्रभारी रहे हुए। ये बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़े, कांशीराम साहब के नाम से। जब उन्हें लगा कि वहाँ उनका कुछ हो नहीं रहा है, उन्हें कुछ दाना पानी मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया। चलो, निर्णय ले लिया, अच्छी बात है भाई, किसी को मान सम्मान नहीं मिला होगा, उसने पार्टी छोड़ दिया, बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया कुछ कारणों से। अब आप मुझे बताइए कि सुरेश माने रहने वाले मुंबई के हैं, उनका जन्म स्थल मुंबई है, उनका रेसिडेंशियल मुंबई है, सीधे नागपुर में आके वो नागपुर में आके चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जनता ने उनसे सवाल पूछेंगी ना। कहीं ये 10 साल बाद मोहम्मद जमाल मुंबई से जाके चुनाव लड़ लेंगे अपनी पार्टी बना के, चलेगा? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद जमाल ने देश हित के लिए, समाज हित के लिए निर्णय लिया। मोहम्मद जमाल जो है एक नगर सेवक है। 2 बार से पहले मेरी मिसेज थी महिला होने के कारण, बाद में मैं हूँ, और मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं समाज के अंदर वो बात पैदा कर सकता हूँ कि क्यों बहुजन समाज पार्टी, बार बार कांग्रेस पार्टी क्यों, बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस, कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी ही क्यों, तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं? तीसरा ऑप्शन आप आघाड़ी के रूप में क्यों देखते हो? तीसरा ऑप्शन आप स्वयं राष्ट्रीय पार्टी को क्यों नहीं मानते? जो पार्टी इस देश को संविधान स्थापित करने का वादा करती है, जो उसने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया अपने शासनकाल में। ऐसा नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी से जाके पूछो, बहन जी के शासनकाल में वो कितनी वहाँ पर कानून व्यवस्था सही थी, कितने काम हुए। मुझे आज भी फ़ोन आते हैं, मेरे यूपी में काफ़ी परिचित लोग हैं, कि जो सड़कें बहन जी के कार्यकाल में ग्रामीण इलाकों में बनी, बस वही सड़कें बनी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। कानून व्यवस्था ऐसी थी कि जब मैं यूपी जाता हूँ, ऑटो वाले के पास बैठता हूँ, रिक्शे वाले के पास बैठता हूँ, वो गाली देते हैं बेचारे, क्या साला सरकार है। बहन जी थी कि कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि हमको तंग कर दे। आज हमको पैसे देना पड़ता है, रिक्शा चलाता हूँ, पैसे देना पड़ता है। उस वक्त अखिलेश जी की सरकार थी। अभी तो भतीजे बिल्कुल गोद में आ गए। बिल्कुल बराबर है, गोद में हमारे इसलिए आ गए हैं कि जहां पर हमने ये देखा कि भाई 2 सेकुलर लोग जब आपस में भिड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक नॉन सेकुलर पार्टी फायदा उठा रही है, और हम अगर अपने दोनों सेकुलर लोग अपनी नीति तैयार करके एक साथ चलते हैं और अपना अच्छा काम कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसके लिए हमने ये मिलकर समझौता किया कि जो फासिस्ट ताकतें हैं उनको रोकने के लिए 2 दलों ने आपस में समझौता कर लिया। ठीक है, हम नागपुर आते हैं। नागपुर में मोहम्मद जमाल के अलग अलग मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन पे? देखिए, मेरा मुद्दा तो पहले राष्ट्रीय मुद्दा है कि देश के अंदर जो कुछ भी होता है वो आरएसएस के इशारे पर होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी सरकार में हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। और आरएसएस इस देश में क्या चाहती है ये सब लोग जानते हैं, भले बोलना नहीं चाहते, लेकिन आरएसएस इस देश को विभाजित करना चाहती है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जो आप होने नहीं देंगे, जो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि संविधान इस देश में लागू है। तो ये सीधा सीधा संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। इन्होंने, कांग्रेस वालों ने भी ऑपरेशन करे संविधान के, बीजेपी वालों ने भी ऑपरेशन करे संविधान। इसके लिए चारों पांचों आप एक हाथ क्यों नहीं मिला लेते? चारों पांचों से आपकी मुराद क्या है? प्रकाश अंबेडकर कहते मैं भी यही चीज रोकूंगा, या दलित, एनीवे जितनी भी पार्टी हैं सारे आप एक क्यों नहीं हो जाते? आप प्रकाश अंबेडकर से पूछिए कि उन्होंने बहन जी से जाके बात की क्या? राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। प्रकाश अंबेडकर अकोला से बाहर नहीं निकले, चुनाव के बाद अकोला के बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं भाई? ऐसी उनके पास कहाँ से गैबी ताकत आ जाती है? ऐसा पैसा कहाँ से जनरेट हो जाता है कि बड़ी बड़ी सभाएं होने लग जाती है उनकी? बहुजन समाज पार्टी तो मुश्किल से 2-3 साल में बहन जी की एक सभा ली थी नागपुर शहर के अंदर। अभी नागपुर में है, नागपुर में 5 तारीख को सभा है, बहन जी आने वाले, अखिलेश जी। बहन जी के अलावा और जैसे कि अखिलेश यादव की पार्टी है, और स्टार प्रचारक आपकी पार्टियों के कौन कौन नागपुर पे पहुंचेंगे? अबू आसिम आजमी साहब आएंगे समाजवादी पार्टी से, हमारे प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हमारे प्रभारी वो रहेंगे,
सुरेश रैना साहब जो प्रभारी है महाराष्ट्र प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से आए हुए वो रहेंगे, महाराष्ट्र के प्रभारी संदीप ताजने वो रहेंगे, कृष्णा जी बेले है हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी वो रहेंगे। हमारा सेटअप जो है, हमारे यहाँ स्टार बहुत है, वक्ता की हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में कमी नहीं है। अगर दिल खोल के जिस दिन हर समाज ने सुनना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ कि वो एक बार सुनेगा तो उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी की। बस लोगों ने मानसिकता बनाकर सभा स्थल तक आनी चाहिए। अगर सुन लेंगे जिस दिन हमारे वक्ताओं को तो बोलेंगे कि इनसे बड़ा स्टार प्रचारक को दूसरा। यानी 5 तारीख को पूरे नागपुर पे हाथी ही हाथी ठहराएगा। पूरा नागपुर हम तो सोच रहे हैं कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर की जनता कस्तूरचंद पार्क पहुंच जाए। एक बार नागपुर की जनता कस्तूरचंद पार्क पहुंच जाए, सुन ले हमारी बात को, आपके चैनल के माध्यम से भी सुन ले, तो उनको समझ में आएगा कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर स्थिरता है, एकता बनी रहे। चुनाव आता है, पाकिस्तान का नाम ला लेते, पाकिस्तान का नाम लेके मुसलमानों को प्रताड़ित करते, मुसलमानों के नाम से हिंदुओं को जागृत करने का काम करते। ये कोई कौन सा तरीका है? कौन सी देशभक्ति है यार? देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? देशभक्ति की परिभाषा क्या है? जरा मुझे कोई ये बता दे। ये जितने इनकम टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं बड़े बड़े, ये क्या देशभक्त है क्या? मेरी नज़र में सबसे बड़े देश के द्रोही तो यही है जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, जो सरकार ने नीति बना के रखी कि भैया देश को चलाने के लिए इनकम टैक्स बहुत जरूरी है भरना। कितने लोग ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं? कितने लोग चोरी करके कर दबाते? ये नुकसान किसका कर रहे हैं? अगर ये नुकसान देश का है तो ये देश के विरोध में काम हुआ कि नहीं? ये देशद्रोह हुआ कि नहीं? मुझे इसका जवाब दीजिए। इसे बचाने के लिए कुछ उपाय है आपके पास? बिल्कुल उपाय है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। जब तक सरकार की पकड़ अधिकारियों पे नहीं रहेगी तब तक कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती। आप जनता के लिए नोटबंदी कर दोगे, बोलोगे करप्शन को खत्म करना, नोटबंदी हो जाएंगी, तो करप्शन खत्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 15 लाख आप अकाउंट में डाल दोगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, इससे करप्शन खत्म हो जाएगा। ये कोई देश के विकास की नीति नहीं। एक आखिरी सवाल, 5 तारीख को बहन जी आ रही हैं हाथी को दौड़ाने, और 1 तारीख को पतंग उड़ाने के लिए हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी नागपुर आ रहे हैं। वो भी मुस्लिम और दलितों की बात करते हैं, क्या बोलेंगे आप उन्हें? मुझे नहीं लगता कि ओवैसी साहब नागपुर आ रहे करके, क्योंकि ओवैसी साहब को बात समझ में आई है। इसीलिए ओवैसी साहब ने अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ओवैसी साहब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचाने के मूड में नहीं है। और वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना उम्मीदवार भी यहाँ दिया है, वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार है। और पतंग चुनाव चिन्ह से एमआईएम का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में है नहीं, ऐसा मेरा जहाँ तक की जानकारी है। लेकिन समर्थन तो है, वंचित बहुजन आघाड़ी को समर्थन है। समर्थन उन्होंने किया था, लेकिन समर्थन की जो शर्तें थी शायद वंचित आघाड़ी के बाकी नेताओं को पसंद नहीं थी। किया था, समर्थन किया था, मुझे तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि जो न्यूज़ें मेरे पास है अभी तक, आगे आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो न्यूज़ मेरे पास है, एमआईएम इस चुनाव में सिर्फ वहीं पे प्रभावित करेगी जहां उनका वोटर है। बाकी जगह उनको समझ में आ गया है, बाकी जगह हाथ डालने से सिर्फ नुकसान एमआईएम का है, नुकसान मुसलमानों का है, नुकसान शेड्यूल कास्ट समाज का है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एमआईएम इस बात को जान गई है और वो ये सब चीज़ों से खबरदार रहेगी। मोहम्मद जमाल एक युवा हैं, और लोकसभा में अगर आप विजय होते हैं और नागपुर एनएमसी से निकलकर दिल्ली में जाकर बैठते हैं, तो सबसे पहले युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए सबसे पहला काम रोजगार मुहैया पैदा करने का। नहीं, मैं तो बोलने की बात और है, कथनी और करनी करने वाले बहुत लोग हैं। देखिए, देश का अगर विकास चाहिए तो देश में रोजगार लाना पड़ेगा। रोजगार कैसे आएगा, उसके लिए नीति तैयार करनी पड़ेगी। नीति तैयार करना बहुत ज़रूरी है। नीति तैयार करने के लिए आपके पास प्लानिंग होना। आज ये 5 साल की सरकार बनी है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्टार्ट किया है विदेशों का दौरा, पता नहीं कोई दोस्त छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन भरपूर घूमे वो। जितना उन पर प्रतिबंध लगा था विदेश जाने का, वो पूरा फायदा उन्होंने उठा लिया। अब प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, विदेश मंत्री तो उनके साथ जाते ही नहीं थे, क्योंकि विदेश मंत्री नाम का था, कोई विदेश मंत्री कोई है करके, लेकिन प्रधानमंत्री ने भरपूर विदेश दौरा किया। अब विदेश दौरा करने का मकसद क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल नेता का, पार्टी का हो, जो सरकार में हो, मैं समझता हूँ कि वो बाहर के देशों से समझौता करते हैं, कारोबारी, वहाँ से कुछ कारोबार अपने देश में लाना चाहते हैं, अपने देश का कारोबार कुछ वहाँ सेट करना चाहते हैं, इसके लिए विदेशों को दौरे करते हैं। अब आप ये सवाल उन लोगों से पूछना कि आपने इतने दौरे करे, इतने मीटिंग्स किए,
कोई एक कारोबार विदेश से यहाँ आया जो यहाँ से कोई विदेश में कारोबार अपने देश का गया? हाँ, नीरव मोदी को आपने विदेश में पहुँचा दिया पूरा कारोबार का पैसा लेकर, माल्या को पहुँचा दिया आपने विदेश में पूरा देश का पैसा लेकर, वो ठीक किया आपने, वो बराबर अपना सेटिंग डाला आपने। लेकिन वहाँ का कुछ ऐसा कारोबार जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे, इन 5 सालों में एक आध घटना भी हुई तो वो सरकार से आप पूछ सकते हैं। ये मेरा उनसे प्रश्न है। ये थे सारे मुद्दे और देश का सबसे बड़ा चुनावी महादंगल पे मेरे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद जमाल। अब देखना ये होगा कि इन 3 पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और भाजपा क्या वाकई पे आने वाली 27 मई को जब रिजल्ट आता है तो हाथी कितने जगहों से विजय होता है और कितने वोट लेता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। कैमरामैन अल्तमश खान के साथ सलीम रहमान, INA 24 न्यूज़, नागपुर।